अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारा आज का आर्टिकल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब पिछले आर्टिकल के अंदर हमने ये देखा था कि कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी थी। हमने पोलर और नॉन पोलर के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन की थी। आज हम चलते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सेम उसी तरह जिस तरह हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसी लिहाज से हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जी फिजिकल स्टेट, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल बात यह है कि कोवलेंट कंपाउंड्स तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं। वो कहते हैं जी लोअर मोलिकुलर मैसेस, यानी जिनका मोलिकुलर मैस कम है ना, वो या तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड ऐसे होते हैं कि लो बॉइलिंग लिक्विड्स, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, इस तरह के लिक्विड्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास मीथेन है CH4, इथेन है C2H6, ये लोअर मोलिकुलर मैस कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इससे थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ तो मेरे पास जनाब C5H12 पेंटेन है, या मेरे पास C6H14 हेक्सेन है। तो ये थोड़े से उससे मोलिकुलर मैस इसका ज़्यादा होता है, तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लिक्विड इस तरह के होते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी लोअर बॉइलिंग लिक्विड्स। और उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हायर मॉलिकुलर मैस वाले होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जिस तरह अगर आप आगे की तरफ आते हैं तो आपको ग्रेफाइट मिलेगा, आपको मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के एक डायमंड है, ये सारे के सारे हाई मॉलिकुलर मैस कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जनाब अली आपको सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि फिजिकल स्टेट के हवाले से कोवलेंट कंपाउंड जो है वो तीनों फिजिकल स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इसके मुकाबले में अगर आपको आयनिक कंपाउंड याद हो, तो आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और 3 डायमेंशनल फॉर्म में। उसके बाद अगली बात आती है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके बहुत ज़्यादा हाई थे। उसकी निस्बत अगर इसके अंदर देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। लेकिन चंद एक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि लार्ज मॉलिक्यूल, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं। आयनिक कंपाउंड के अलावा कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपके पास डायमंड की, तो डायमंड जो है ना वो बहुत एक बड़ा यानी जेंट मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, यानी नॉर्मली लो होते हैं। लेकिन चंद एक मॉलिक्यूल जो कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। उसके बाद अगर आप चलते हैं कंडक्टिविटी की तरफ, तो सेम उसी तरह के अगर तो कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अगर बात की जाए तो कोवलेंट कंपाउंड्स जब पानी के अंदर हल होते हैं, लेकिन अब सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास 2 तरह के हैं। कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और कुछ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। जो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो तो पानी के अंदर हल ही नहीं होते, यानी वो तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के अंदर हल होते हैं, उसके लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी का आर्टिकल देखेंगे। यानी ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर डिसॉल्व होना पसंद करती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं नॉर्मली, ये ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आपके पास बेंजीन आ जाता है, ईथर आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है, एसीटोन आ जाता है, अल्कोहल आ जाते हैं। इस तरह के सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ना ये कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन चंद एक कंपाउंड पानी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। अब वो पानी के अंदर कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने कैटेगरी देखी थी कि कोवलेंट कंपाउंड्स 2 तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर। जो तो नॉन पोलर है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। और जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो डिसॉल्व होने के बाद वो डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करते हैं। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं जी, मेरे पास एग्जांपल है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं तो ये 2 आयंस बना देता है, H पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम और Cl नेगेटिव। तो जब पानी के अंदर आयंस बन जाते हैं तो आयंस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। तो वो वाले कंपाउंड्स जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, वो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस हैं वो पानी के अंदर तो डिसॉल्व ही नहीं होते,
नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी, आइसोमेरिज्म की तरफ। आयनिक कंपाउंड, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड जो हैं ये इनके अंदर नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, और जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स को अगर देखें तो ये डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल होने की वजह से इनके बहुत ज़्यादा आइसोमर्स होते हैं। और आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा मॉलिक्यूल, यानी आप किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स, यानी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है C2H6 और O, यानी मेरे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखें 1 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड के अंदर भी देखें तो 1 और 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दोनों कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C2H6O ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास इथाइल अल्कोहल है या एथेनॉल है, और अगर आप इसको देखें तो ये डाई इथाइल ईथर है, यानी ये ईथर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमेरिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर बेतहाशा पाई जाती हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म वाली चीजें नहीं पाई जाती थी और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगली बात आती है जी रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ रिएक्शन में हमने जब आयनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया था तो हमने बात की थी कि आयनिक कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो उनका रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। रेट का मतलब है स्पीड। तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आयनिक कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो इनकी स्पीड 10⁻⁻6 सेकेंड्स, 10⁻⁻8 सेकेंड्स होती है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर इस तरह नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। अब इसके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं? अब इसके रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए स्लो होते हैं क्योंकि इसके अंदर पहले तो बॉन्ड ब्रेक होना है, फिर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पहले अलग एनर्जी चाहिए होगी, फिर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए एक चीज तो ज़हन में आती है कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोवलेंट बॉन्ड वीक है। तो जब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीक है आयनिक कंपाउंड की निस्बत या आयनिक बॉन्ड की निस्बत, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। ऐसा क्यों है? तो वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है, लेकिन जब वो रिएक्शन करते हैं, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोई सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड होता नहीं है। और ज्यादातर आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर जाके रिएक्शन करते हैं। और मैं जब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था आयनिक कंपाउंड्स की तो मैंने उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि पानी के अंदर जब भी आयनिक कंपाउंड जाते हैं तो पानी आयंस के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, जिसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। तो आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर ही रिएक्शन करते हैं, और जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर जाके उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैसे ही वीक हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन करते हैं। उसकी निस्बत कोवलेंट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकेज होगी पहले, फिर उसके बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग में भी टाइम लगेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी टाइम लगेगा। इसलिए ये रिएक्शन का रेट स्लो होता है और इस रिएक्शन को स्टडी किया जा सकता है। अब रिएक्शन को स्टडी क्या किया जा सकता है कि रिएक्शन किस किस तरह हो रहा है, यानी एक ही रिएक्शन है वो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। उसकी कोई किसी कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, अब कोवलेंट बॉन्ड किस दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, किस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल ने अपने आप को किस तरह ब्रेक करना है, कौन सा मॉलिक्यूल का कौन सा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे ये मेरे पास एक कंपाउंड है C2H5 और Br, इसको कहते हैं जी इथाइल ब्रोमाइड। अब यहां पे भी मैंने वही एग्जांपल ली है, यहां पे भी मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड ही है, ये इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड का अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो तरह के होते हैं, एक अल्कोहलिक होता है और एक एक्वस होता है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन का फर्क है, एक अल्कोहलिक KOH है और दूसरा एक्वस KOH है। तो इन दोनों की एक्वस और अल्कोहलिक नेचर की वजह से कंपाउंड की नेचर और आगे जाके जब आपके पास नई प्रोडक्ट बन रही है तो दोनों प्रोडक्ट चेंज बन रही हैं।
अब जैसे इथाइल ब्रोमाइड जब KOH के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा वाला KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आगे जाके हमारे पास इथीन बन जाता है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। और इसके मुकाबले में होता ये है कि यहाँ से ये पोटेशियम और यहाँ से ये ब्रोमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेते हैं, ये मैंने लिख दिया KBr, और उसके बाद ये OH किसी हाइड्रोजन के साथ मिलता है और उसके बाद ये OH जो है ये दूसरे कार्बन, यानी इस कार्बन से तो ब्रोमीन के साथ मिल गया, और दूसरा ये जो OH है ये दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना लेता है H2O। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, तो ये यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यानी अगर आप देखें कि इसका रिएक्शन मैं KOH के साथ करवाता हूँ, अल्कोहलिक वाले KOH के साथ, तो मेरे पास प्रोडक्ट में आता है जी इथीन या इथाइलिन। और अगर सेम रिएक्टेंट का रिएक्शन मैं KOH के साथ करवाता हूं, लेकिन KOH मैं लेता हूं एक्वस फॉर्म में, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्कोहल बनती है। यानी सिर्फ और सिर्फ हुआ क्या है कि यहां से ये KBr सेपरेट होगा, ये KBr अलग हो गया, और इस KBr के अलग होने से ये जो OH यानी पोटेशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड था, यहाँ पे इसने OH ने यहाँ पे आके बॉन्ड बना लिया, ये सेम वही चीज रही, यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आके जुड़ गया और ये अल्कोहल बन गया। तो देखिए डिपेंड कर रहा था कंडीशन क्या है, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट वेज होते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, इसके अंदर सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन ने आगे वहाँ पे बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोक्साइड उसके साथ जुड़ गया और अल्कोहल बन गया। तो ये होता है कि पहले बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, फिर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगने की वजह से हम रिएक्शन की काइनेटिक्स को कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो आज ये जो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर आर्टिकल कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र किया, पोलर का जिक्र किया, नॉन पोलर का जिक्र किया, और आज कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करके कोवलेंट बॉन्ड को हमने जो है वो क्लोज कर दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसके अंदर मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।